नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, परंतु कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि समय के साथ भी नहीं बदलते। और एक ऐसा ही अपरिवर्तित रिश्ता है आपका और कार्यक्रम कृषि दर्शन का, जो कि समय के साथ बदला नहीं है बल्कि और मजबूत होता चला गया है। तो चलिए इसी रिश्ते को और मजबूती प्रदान करते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी का मौसम शुरू होने जा रहा है। रबी की मुख्य फसल गेहूं, चना, मटर, मसूर, इन सभी में खेत की तैयारी, पलेवा से लेकर सिंचाई जल प्रबंधन की यदि समुचित व्यवस्था कर ली जाए तो निश्चित तौर पर हम अच्छी फसल के हकदार माने जाएंगे। रबी की फसल में सिंचाई जल प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, ये सभी हम बातें जानेंगे। लेकिन इन सब से पहले अब समय हो चला है खेती किसानी के समाचारों का, यानी कि खबरें खेती और मंडी भाव जानने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है सरकार, युवा किसानों का नवाचार काम आया। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण, गन्ने को कीट रोगों से बचाएं, बकरियों को ठंड से बचाएं। मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 63 अंडे उपलब्ध हैं, जबकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार प्रति व्यक्ति करीब 180 अंडे उपलब्ध होने चाहिए। कृषि मंत्री पूसा में विश्व अंडा दिवस पर DADF द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में मुख्य रूप से पोल्ट्री कृषक एवं विभिन्न हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि अंडे के उत्पादन में भारत शीर्ष उत्पादकों में एक है और देश में अंडे का उत्पादन 83 अरब के करीब है। उन्होंने कहा कि अंडे का उत्पादन 3 गुना बढ़ाने के लिए कई कदम एक साथ उठाने होंगे ताकि देश के बच्चों के स्वास्थ्य और पोल्ट्री किसान दोनों को फायदा हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यम से मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण इलाकों में घरों के पीछे BPL परिवारों को मुर्गी पालन के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुनी करने की अवधारणा को साकार करते हुए नरसिंहपुर जिले के ग्राम करताज, सिंहपुर, लोकीपार, जल्लापुर एवं जोबा के लगभग 30 युवा किसानों ने समूह बनाकर उन्नत खेती की है। लगभग 150 एकड़ में मुनगा की खेती ड्रिप विधि से प्रारंभ की है। ग्राम करताज में कलेक्टर नरसिंहपुर डॉक्टर RR भोसले द्वारा जिले की कृषि अधिकारियों की टीम के साथ विगत दिनों फील्ड का अवलोकन किया। किसानों द्वारा लाइन से लाइन 10 फीट एवं पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट की दूरी पर ड्रिप विधि द्वारा लगाए गए हैं। गेहूं की फसल को खरपतवारों से सर्वाधिक नुकसान प्रारंभिक अवस्था में होता है। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए मेटसिल्फ्यूरान 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर बुआई तुरंत बाद प्रयोग करें। अंकुरण से पूर्व पेंडिमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव करें। 30 से 35 दिन अवस्था पर 2,4-D प्रति आधा किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर चौड़ी पत्ती के लिए प्रयोग करें। सक्रिय पत्ती खरपतवारों के लिए मेटिब्यूजिन 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर या सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम या आइसोप्राटुरान प्रति 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बुआई से 25 से 30 दिन पर करें। गन्ने की फसल को विशेषकर लाल सड़न रोग से ज़्यादा नुकसान होता है। इसकी रोकथाम हेतु गन्ने की बीज को 22-2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल में 20 मिनट तक डुबोकर उपचारित करके बोना चाहिए। गन्ने की विभिन्न अवस्थाओं पर लगने वाले तना छेदक के नियंत्रण हेतु क्यूनालफास 2 ml दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। बकरियों को ठंड से बचाएं। बकरियां ठंड के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं तथा उन्हें जल्दी से ठंड लगती है, इसलिए उनका आवास चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। उनके आवास की छत लगभग आधा मीटर तक बाहर निकली होनी चाहिए ताकि पानी के छींटों से बचाया जा सके। बकरी के आवास में लगे खिड़कियों एवं दरवाजों को बोरे से ढक कर रखें ताकि बाहरी हवा कमरे में प्रवेश न करे। कमरे का तापमान बनाए रखने के लिए बल्ब लगाएं, उन्हें ठंड न लगे, अथवा इलेक्ट्रॉनिक हीटर लगाएं। ठंड लगने की वजह से बकरियों में सामान्य तौर पर खांसी आना, नाक बहना, छींकना, कपकपाना देखा जाता है। बकरियों को सुबह धूप निकलने के पश्चात ही कमरे से निकाल लें ताकि ठंडी हवा का प्रकोप ना रहे। खबरें खेती के में किसान भाइयों, आज बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सबसे पहले जानते हैं हरी मिर्च के प्रति क्विंटल भाव। भोपाल में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम 800 रुपए, बुरहानपुर में न्यूनतम 800 रुपए और अधिकतम 1200 रुपए, जबलपुर में न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम 1100 रुपए और खंडवा में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 600 रुपए। इसके बाद जानते हैं प्याज के प्रति क्विंटल भाव। भोपाल में न्यूनतम 120 रुपए और अधिकतम 600 रुपए, धामनोद में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम भी 500 रुपए, खंडवा में न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम 200 रुपए और बुरहानपुर में न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए। अंत में जानते हैं टमाटर के प्रति क्विंटल भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 3000 रुपए, गुना में न्यूनतम 1100 रुपए और अधिकतम 1200 रुपए, नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 1100 रुपए और अधिकतम 1200 रुपए और जबलपुर में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम भाव 900 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। तो किसान भाइयों, देखा आपने, खेती किसानी के खबरें देखकर हम कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है इन सभी से अवगत हो जाते हैं। अब समय हो चला है जब हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SS धाकड़ हमें ये बताएंगे कि रबी की फसलों में सिंचाई जल प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी ये कार्यक्रम देखती हूँ। पानी की उपलब्धता के आधार पर आपको फसल का चयन करना। जैसे कि आपको मान के चलिए कि गेहूं की सिंचित वैरायटी लगानी है तो इसके लिए लगभग 4 से 5 पानी होने चाहिए। यदि आपके पास में पानी की उपलब्धता कम है तो आप लोग ऐसी गेहूं की वैरायटी लगाएं जिसमें 1 से 2 पानी या 2 से 3 पानी लगते हैं। इसके अलावा आप लोग चने के लिए भी 1 से 2 पानी पर्याप्त रहते हैं, मसूर के लिए भी 1 से 2 पानी पर्याप्त रहते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग जैसे ही आपका ये फसल कटी उसके बाद में आप लोग पलेवा करते हैं। पलेवा करने में पानी कम से कम लगे, इसके लिए आप लोगों को खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। खेत की तैयारी करने के लिए आपको ज़मीन पूरी तरह से लेबलिंग होनी चाहिए।
तब आपका पानी कम से कम लगेगा। इसके लिए आपको उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। खेत की तैयारी करें तो आपके पास में जहाँ भी निकटतम केंद्र में जहाँ पे कस्टम हार्वेस्टिंग केंद्र है वहाँ पर यदि आपके पास में लेजर लेबलर की उपलब्धता हो जाती है तो उससे आपकी ज़मीन पूरी तरह से समतल हो जाएगी। समतल हो जाएगी किसान भाइयों, तो इससे लगभग 30 से 40% अपनी पानी की बचत होती है। एक बार आपको ये लेबल करने की आवश्यकता है, उसके बाद में आपकी पानी की बचत होती रहेगी और पानी आपकी सभी जगह एक समान आपको पानी लगेगा। दूसरा किसान भाइयों, आपको ये सिंचाई के बाद में ये आपके भूमि तैयारी के बाद हो गई, उसके बाद में आप लोग प्लानिंग कर लें कि आप लोग पानी कैसे देना है। स्प्रिंकलर से देना है, कौन सी फसल जैसे गेहूं चना है इसमें आप लोग स्प्रिंकलर से पानी देना है। जो आपकी उद्यान की फसलें हैं उसमें आप लोग ड्रिप सिंचाई प्रणाली है उससे आप लोग पानी देना लाभकारी पाया गया है। तो हम लोग सबसे पहले हमारी जो फील्ड क्रॉप हैं गेहूँ चना और जो इस तरह की जो दलहनी फसलें उनकी हम लोग चर्चा करें तो इसमें तैयारी के लिए आपको गेहूँ हो गया। गेहूँ में गेहूँ की जल आवश्यकता लगभग 300 मिलीमीटर होती है। मतलब ये मान के चलो एक बार में आप पानी देंगे 5 पानी देंगे तो लगभग 330 सेंटीमीटर में 300 मिलीमीटर की आवश्यकता रहती है। तो आप लोग जैसे ही आप लोग ये पलेवा करें, पलेवा के लिए आप लोग स्प्रिंकलर के साथ साथ आजकल रेन गन काफ़ी उपयोगी पाई गई है। रेन गन से आप लोग जैसे स्प्रिंकलर से पानी में समय लगता है उससे और कम समय में आपको पानी सिंचित एरिया अपना सिंचित करना है तो रेन गन में आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सिंचित हो जाता है। इसके लिए आपको देख लें कि आपके कुएं में का जो डिस्चार्ज है, जो पानी उसकी निकालने की क्षमता है वो अधिक होने चाहिए, 5 लीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसमें उपकार रहता है। रेन गन आपके कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर भी उपलब्ध है तो रेन गन से आप लोग करें। इसके अलावा आप लोग रेन गन की उपलब्धता आपके पास नहीं हो पा रही है तो आप लोग बॉर्डर सिंचाई से पहले से बॉर्डर बना लें, उसके बाद पानी इसमें छोड़ के आप लोग सिंचाई करें तो इसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपको सिंचित हो जाएंगे। किसान भाई उसके बाद में जैसे आपकी फसल की बुआई हो जाए उसके बाद में आप पहले ही से आप लोग निश्चित पहले से उसमें बॉर्डर बना लें और इसके में नालियाँ बना लें, सिंचित वाली नालियाँ बना लें, क्योंकि हम लोग बोने के बाद में पानी इस तरह से फ्लोडिंग बहाव पद्धति से पानी देते हैं तो उसमें हमारा पानी ये मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा पानी हमारा बेकार हो जाता है। क्योंकि और आधे से ज़्यादा पानी बेकार हो गया इसका मतलब ये है कि अपन इतने ज़्यादा एरिया और आप लोग सिंचित कर सकते थे। तो आप लोग पहले से नालियाँ बना दें, बॉर्डर स्ट्रिप बना दें। बॉर्डर स्ट्रिप के भी हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर द्वारा 4-5 सालों से हमने प्रयोग किए हैं, उसमें पानी की लगभग 30 से 40% बचत होती है। तो आप लोग ये बुआई के तुरंत बाद, चाहे गेहूँ की फसल बुआई हो रही हो, चाहे अपनी चने की फसल की बुआई हो रही, चाहे मसूर की फसल की बुआई हो रही, उसके तुरंत बाद में बॉर्डर स्ट्रिप आप लोग बना लेंगे तो उससे आपके पानी की बचत हो जाएगी। उसके बाद में किसान भाइयों जो आपका पानी है और आपको बाद में सिंचित करना है, जैसे गेहूं में हम लोगों को पहली सिंचाई लगभग 20-21 दिन पे करना चाहिए। जैसे आपकी जो CRA स्टेज आती है उसके बाद आप लोग सिंचित करेंगे, पहली सिंचाई आप लोग 21 दिन में ही करनी चाहिए। उन जड़ों के आधार पर ही वो हमारे गेहूं की उत्पादकता निश्चित होती है। यदि हमको 5 पानी देने किस्म हमने लगाई है, 5 पानी वाली किस्में लगाई हैं तो उसमें दूसरा पानी लगभग 40 से 45 दिन के बीच में, तीसरा पानी हमारा 60 से 65 दिन के बीच में, चौथा पानी हमारा लगभग 85 दिन के आसपास और जो हमारा 5वां पानी है 110 दिन के आसपास हमको गेहूं में हम लोगों को देने चाहिए। तो आप लोग देख लें आप लोग किस तरह की किस्म लगा रहे हैं। कम पानी वाली आप किस्म लगा रहे हैं तो यदि 1 पानी की उपलब्धता है तो आप लोग हम लोगों को जो पहला पानी है वो तो हम लोगों को 20 से 21 दिन के बीच में ही देना है कि जब CRA स्टेज रहती है। इस तरह हम लोग चने की बात करें तो चने में भी जो है 2 पानी, जो आपकी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जैसे JG6, JG11 जो कम दिनों की वैरायटी है, इसमें 1 पानी में ही अच्छी उत्पादकता आ जाती है। बाकी के JG11, JG130 इस तरह की जो वैरायटी हैं जिनकी उम्र लगभग 120 दिन से ऊपर रहती है, इसमें 2 पानी की आवश्यकता रहती है। तो पहला पानी आप लोग जो फूल की अवस्था है उसके आने से पहले पानी दे दें और जैसे ही आपकी घेटी भरने की अवस्था होती है उस समय आप लोग इसमें किसान भाई उसमें दूसरा पानी दें। इसमें प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बॉर्डर इरिगेशन से सिंचाई करें। दूसरा इसके अलावा आप लोग प्रयास करें स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। स्प्रिंकलर से आप लोग सिंचाई करेंगे तो लगभग 40 से 50% पानी की बचत किसान भाई इसमें होती है।
किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सदियों से हमारे देश में यह परंपरा चली आ रही है कि हम अपने घर में गृहवाटिका लगाएं। सब्जियों की खेती तो खेती किसानी में सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रतिदिन के जो हमारी ज़रूरतें हैं उनके लिए यदि हम अपने घर में, घर के बाहर या आसपास की ज़मीन पर गृहवाटिका लगाकर उसमें सब्जियों का उत्पादन करें, साथ ही साथ उनमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर उनका चयन भी करें, तो संपूर्ण पोषकता प्राप्त करने के साथ साथ अपने समय और धन की बचत भी हम कर सकते हैं। पोषण गृह वाटिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है, डॉक्टर संध्या मूरे हमें यही बता रही हैं। तो बहनों, किस तरीके से हम पोषण उद्यान लगा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके परिवार के आसपास जितना भी स्थान खाली है, वो पथरीला यदि स्थान है तो उसमें से पत्थर आदि निकाल को आपको अलग करना होगा। फिर मिट्टी की उर्वरता आपको देखनी होगी कि उसमें जो पीएच है उसका 6.5 से 7.2 के आसपास उसका पीएच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मिट्टी जो भूमि है वो क्षारीय हो या अम्लीय हो। अम्लीय यदि भूमि होती है तो हम ज़्यादातर चूने का उपयोग करते हैं, या क्षारीय होती है तो जिप्सम का उपयोग इसमें किया जाता है। बहुत ज़्यादा यदि रेतीली आपकी भूमि है तो हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से उसकी जो स्तर है, हमको जो पीएच लेवल है हम उसको सामान्य स्तर पे लाने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक जो हमारा प्रमुख जो हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हमारे पास पोषण उद्यान में पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी का माध्यम चाहे आपके किचन से निकलने वाला जल हो या पाइप की व्यवस्था हो, जिस भी तरीके से आप व्यवस्था कर सकते हैं, पानी की हमको व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। दूसरा ये होता है कि आपका जो जिस स्थान पे आप पोषण उद्यान का लगा रहे हैं उस जगह पे बड़े वृक्ष कम से कम नहीं होना चाहिए, बड़े वृक्षों की छांव कम से कम उस भूमि पे नहीं आना चाहिए, या फिर बड़े वृक्ष आपके यहाँ हैं तो ऐसी सब्जियों को आप लगाएं जिससे कि जैसे कि अदरक है या हल्दी है जो कि छांव में लगाए जा सकते हैं। तो कृषक बहनों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप रोपा कैसे तैयार कर सकते हैं। तो रोपा लगाने के लिए आप जो पुराने गमले नुमा आपके पास मिट्टी के यदि मटके रखे हुए हैं, या पुरानी बाल्टी है या पुराना मग है, इसमें बहुत थोड़े से रोपे की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो रोपा से बहुत सारी जो सब्जियां आप लगा सकते हैं, जिसमें टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, इनको आप रोपे के माध्यम से लगाएं। दूसरा होता है कि बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको कि हम सीधे ही बुआई के माध्यम, बीजों के माध्यम से उनकी बुआई करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पालक है, मेथी है, चुकंदर है, बहुत सी ऐसी जो सब्जियां होती हैं जिनको कि हम सीधे ही बीज के माध्यम से भी उपयोग करके और अपने परिवार के लिए पोषण का एक काम हम कर सकते हैं। तो बहनों, आपको कुछ चीज़ों का जो हमको ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से आप अपने परिवार के लिए वर्ष पर्यंत हरी पत्तेदार सब्जियों का, पीली और नारंगी सब्जियों का, इसके साथ ही साथ जड़ वाली, तने वाली, फल वाली और फूल वाली सब्जियों का आप उपयोग करें।
जिससे कि आपके परिवार को वर्ष पर्यंत पोषण उद्यान से उन सब्जियों की प्राप्ति हो सके और आप अतिरिक्त जो धन है उस धन का आप दूसरे कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो किन सब्जियों को आप किस समय में लगा सकते हैं, जैसे कि अभी ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, लगभग ठंड शुरू होने वाली है, तो जितनी भी सब्जियां आप लगा सकते हो तो ये मौसम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में ही आप गाजर है, मूली है, जो पालक की हम बात कर रहे हैं या मेथी की हम बात कर रहे हैं, चौलाई भाजी की हम बात कर रहे हैं, इन सारी सब्जियों को आप इस मौसम में काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा और समय जब आगे की तरफ जाता है तो आप कद्दू है, जितनी भी कुकुरबुट वाली जो सब्जियां होती हैं या बेल वाली सब्जियां होती हैं, उसके 1 महीने बाद जो है आप उनको लगा करके अपने परिवार के लिए जो एक अच्छा आय का स्रोत हम कह रहे हैं या एक उस पैसे को बचाने का माध्यम जो है हम एक बना सकते हैं पोषण उद्यान के माध्यम से। आपने लगातार पेपर में पढ़ा होगा या बहुत सारे ऐसी खबरें आप लोगों ने सुनी होंगी कि जो भी कृषक भाई हैं वो सब्जियों को ताज़ा बनाए रखने के लिए या रंग देने के लिए कई बार ऐसे हानिकारक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे हानिकारक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जो निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। तो कृषक बहनों से मैं अनुरोध करूंगी कि कम से कम अपने घर के आसपास का जितना भी आपका क्षेत्र बचा हुआ है, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार एवं रुचि अनुसार आप इस जगह पे जाएं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जियों को लगा करके अपनी परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर चुके हैं। बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से अनुसंधान ये बता रहे हैं कि पहले के समय में जो बीमारियां उच्च आय वर्ग के लोगों को, या मधुमेह हो या कैंसर हो या हृदय से संबंधित बीमारियां हो, जो कि उच्च आय वर्ग में देखने को मिल रही थी, आज हर आयु वर्ग का व्यक्ति और हर आय समूह का व्यक्ति इससे पीड़ित है, जो कहीं ना कहीं हमको ये संकेत कर रहा है कि जो सब्जियाँ हम अपने आहार में डाल रहे हैं उसका हानिकारक प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि यदि हमारे परिवार की महिलाओं के पास 200 से 250 मीटर स्क्वायर का यदि जगह बचा हुआ है तो आप काफ़ी आसानी से अपने परिवार के लिए 6 से 7 सदस्यों के लिए आप सब्जियों की व्यवस्था कर सकते हैं। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।